नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आप सबका मेरे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्कोलाइट कंपनी के बारे में। तो अगर एक्कोलाइट आपकी एक ड्रीम कंपनी हो, यू डेस्परेटली वांट टू बी अ पार्ट ऑफ एक्कोलाइट, या फिर इंटरव्यू प्रोसेस के दौरान अभी आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो चुका है एक्कोलाइट के साथ एंड यू वांटेड टू नो द ओवरव्यू ऑफ द होल इंटरव्यू प्रोसेस, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। वॉच द वीडियो टिल द एंड। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैंने इस कंपनी में अप्लाई किस तरह से किया था। तो मैंने एक फ्रेंड को बोला था मुझे इस कंपनी में रेफर करने के लिए। तो उन्होंने जब मुझे रेफर किया तो मुझे एक दो हफ्तों के बाद ही एचआर की तरफ से कॉल आ जाती है। एचआर उस दौरान मुझसे बेसिक इंट्रोडक्शन पूछते हैं, देन क्या एक्सपेक्टेड सैलरी रहेगी, वही स्क्रीनिंग वाले क्वेश्चन मुझे उस दौरान पूछे जाते हैं। देन उसके बाद वो मुझे कहते हैं कि आपका फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू शेड्यूल कर दिया जाएगा। उसके बाद उन्होंने मुझे पूरा का पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया कि आपके 2 टेक्निकल राउंड्स होंगे, उसके बाद आपका एचआर डिस्कशन होगा, उसके बाद अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो तो आपको ऑफर लेटर दे दिया जाएगा। और फाइनली मैं इस कंपनी में शॉर्टलिस्ट भी हो गया था और मुझे ऑफर लेटर भी मिल गया था। अब बात करते हैं कि मैंने इस कंपनी का इंटरव्यू किस तरह से क्रैक किया था, क्या क्या चीजें पूछी गई थी, मैंने उन क्वेश्चंस का आंसर किस तरह से दिया था। आपको मैं इस वीडियो में वो सब चीजों के बारे में बताऊंगा, सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट राउंड ऑफ डिस्कशन के बारे में, जो कि एक टेक्निकल राउंड था। इस राउंड में मुझसे 3 कोडिंग क्वेश्चन पूछे गए थे और बाकी सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सबसे पहले बात करते हैं कोडिंग क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन था पैलिंड्रोम के बेसिस पे वेदर अ स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट। तो सबसे पहले मैंने इसको स्लाइसिंग की मदद से करके दे दिया था। उन्होंने कहा था स्लाइसिंग की मदद से नहीं करना, कुछ और ट्रिक्स अप्लाई करके दो। तो मैंने इस मेथड से भी उनको करके दे दिया था, वेदर अ स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट। तो इन दोनों की मदद से मैंने उनको ये वाला क्वेश्चन अटेंड करके दे दिया था। देन दूसरा क्वेश्चन था क्रिएट अ फिबोनाची सीरीज। एक फिबोनाची सीरीज क्रिएट करके उनको देनी थी। पहले मैंने विदाउट रिकर्शन का यूज करके उनको बनाकर दी थी, लेकिन उन्होंने बाद में कहा कि नहीं मुझे रिकर्शन से करके देना है, तो मैंने बाद में रिकर्शन से करके भी दे दिया और ये वाला मैंने उनको सॉल्यूशन वहां पे लिखकर दे दिया था। तीसरा क्वेश्चन था काउंट द नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ अ कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग एंड आल्सो प्रिंट कैरेक्टर एंड इट्स काउंट। तो एक स्ट्रिंग दे दी गई थी, मुझे बोला गया था कि इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर कितनी बार आ रहे हैं उनको प्रिंट करके बताना है। तो मैंने डिक्शनरी का यूज करके इसको भी करके दे दिया था और मैंने वहां पे ये वाला कोड लिखकर दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ जनरेटर एंड एन आइटरेटर। तो मैंने इसमें ये चीज कहा कि ऑल द जनरेटर आर आइटरेटर, ओनली डिफरेंस इज दैट वंस वी यूज द एलिमेंट ऑफ अ जनरेटर वी कैन नॉट रीयूज दोस एलिमेंट्स अगेन। लेकिन हम आइटरेटर में वो एलिमेंट बार बार यूज कर सकते हैं। जनरेटर में हम यील्ड कीवर्ड का यूज करते हैं कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू लेने के लिए, लेकिन आइटरेटर में ऐसी कोई भी चीज नहीं होती। तो मैंने ये बेसिक डिफरेंस उनको उस दौरान बताए थे। उसके बाद मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम भी लिखकर दिया था दोनों के केस में। तो उसके अलावा आप ये सारे डिफरेंसेस भी बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज अ डेकोरेटर एंड एक्सप्लेन इट विद एन एग्जांपल। तो डेकोरेटर तो मैंने बेसिक उनको बता दिया था कि डेकोरेटर होता क्या है। जब भी किसी फंक्शन में हम किसी दूसरे फंक्शन को कॉल करते हैं तो उसको डेकोरेटर का नाम दे दिया जाता है। तो मैंने वहां पे उनको ये डेफिनेशन बता दी थी और उसके बाद ये एग्जांपल भी उनको लिखकर दे दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट आर म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डाटा टाइप्स इन पाइथन। तो मुझे बताना भी था कि कौन कौन से म्यूटेबल और इम्यूटेबल हैं। तो सबसे पहले मैंने उनको ये चीज बताई कि जो भी एलिमेंट का वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं उनको म्यूटेबल का नाम दिया जाता है। म्यूटेबल का मतलब होता है चेंजेबल, वेयर एज इम्यूटेबल जो कि एलिमेंट्स की वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। तो मैंने एग्जांपल भी दी, जैसे कि लिस्ट होता है वो एक म्यूटेबल डाटा टाइप है और टपल जो होता है वो एक इम्यूटेबल डाटा टाइप है। तो यही एग्जांपल उनको उस दौरान भी दे दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो मैंने बोला था जब भी हम फॉर लूप या व्हाइल लूप का यूज करते हैं तो हम ब्रेक या कंटिन्यू का यूज करते हैं। ब्रेक जब चलती है तो ब्रेक के बाद का जितना भी एग्जीक्यूशन होता है किसी पर्टिकुलर लूप का, वो बंद हो जाता है और वो वहीं से निकल के बाहर आ जाता है उसका सारा का सारा कंट्रोल। उसके बाद वो लूप एग्जीक्यूट नहीं होती। कंटिन्यू के केस में क्या होता है कि कंटिन्यू जब चलता है तो उसके आगे वाली प्रोसेसिंग तो नहीं होती, लेकिन उसकी नेक्स्ट आइटरेशन फिर से चलने लग पड़ती है और वो फॉर लूप उसी तरह से फिर से वर्क करती है। तो ये इन दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है। उसके बाद मैंने उनको प्रोग्राम भी बनाकर दिया था कि इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि ब्रेक और कंटिन्यू की स्टेटमेंट किस तरह से वर्क करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टार आर्क्स एंड स्टार स्टार केडब्ल्यू आर्क्स। तो मैंने उनको बोला कि ये दोनों पैरामीटर सेंड करने के लिए यूज किया जाता है जब हमने कोई फंक्शन डिफाइन किया होता है और हमें नहीं पता कि उसमें कितने नंबर ऑफ पैरामीटर जाएंगे, तब हम इन दोनों का यूज करते हैं। स्टार आर्क से जो यूज हम तब करते हैं जब हम कोई लिस्ट में पैरामीटर भेज रहे होते हैं, और स्टार स्टार केडब्ल्यू आर्क से यूज हम तब करते हैं जब हमें कोई डिक्शनरी फॉर्मेट में डाटा चाहिए होता है, की और वैल्यू पेयर जब हम उसका देते हैं तो उस केस में हम केडब्ल्यू आर्क का यूज करते हैं। तो यही इन दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है। उसके अलावा जो आपको स्क्रीन पर अभी मैं दिखा रहा हूं आप इसके बारे में भी बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट
डू यू मीन बाय GIL। तो सबसे पहले मैंने उनको बेसिक फुल फॉर्म बताई दैट GIL स्टैंड्स फॉर ग्लोबल इंटरप्रेटेड लॉक। उसके बाद मैंने इनको बताया कि मल्टी थ्रेडिंग में क्या हो जाता है पाइथन में कि डेडलॉक काइंड सिचुएशन आ जाती है, एक टाइम पे मल्टीपल थ्रेड्स भी रन होने लग पड़ते हैं। तो इस सिचुएशन को रोकने के लिए हम GIL को यूज करते हैं ताकि हम डेडलॉक्स काइंड ऑफ सिचुएशन में ना फंस जाएं, एक टाइम पे सिर्फ एक ही थ्रेड रन करे, तो उसके लिए हम GIL का यूज करते हैं। तो ये उसके अलावा आप ये सब चीजों के बारे में भी बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था एक्सप्लेन रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स साइकिल इन Django। तो मैंने सबसे पहले उनको ये सारा का सारा एक्सप्लेन करके बताया कि सबसे पहले manage.py फाइल में कंट्रोल जाता है, देन उसके बाद settings.py फाइल में कंट्रोल चला जाता है, उसके बाद वो चेक करता है कौन सा URL डिफाइन किया है, URL वाली फाइल में कंट्रोल चला जाता है, अगर उसको कोई भी वहां पे मैचिंग URL मिल जाता है तो वो उसके बाद किसी पर्टिकुलर फंक्शन में राउट करता है जो कि हमने views.py फाइल में डिफाइन किया होता है। अगर तो किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन की जरूरत होती है मॉडल से रिलेटेड, देन वो उसके साथ भी डील करता है। बिजनेस लॉजिक जितने भी होते हैं हमने views.py फाइल में डिफाइन किए होते हैं, वो उन सबके साथ डील करता है। देन उसके अलावा अगर इन दी एंड हमें कोई रिजल्ट डिस्प्ले करवाना होता है कि फ्रंट एंड साइड पे, तो हम टेम्पलेट्स का यूज भी करते हैं। तो व्यूज वाली फाइल दो फाइल से डील करती है, models.py फाइल और टेम्पलेट वाली फाइल। तो इन दोनों से इसका प्रॉपर्ली सर्कल चलता है। तो मैंने प्रॉपर इस तरह से उनको रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स साइकिल एक्सप्लेन करके बताया था। उसके अलावा आप ये सब कुछ जो मैंने अभी आप देख रहे हैं इन सबको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। प्रॉपर्ली A to Z उनको बताना था और प्रॉपर्ली एलैबोरेट करके उनको बताना था कि किस तरह से प्रॉपर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स Django में वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हाउ टू फेच द डाटा फ्रॉम डेटाबेस बाय यूजिंग द क्वेरी सेट। तो मैंने उनको सारे की सारी क्वेरी सेट के बारे में बताया, ऑल किस तरह से यूज किया जाता है, फिल्टर किस तरह से यूज किया जाता है, गेट किस तरह से यूज किया जाता है। तो मैंने इन तीनों के बारे में उनको उस दौरान बताया था। तो मैंने उनको बताया जब हमें सारा का सारा रिकॉर्ड चाहिए होता है किसी पर्टिकुलर टेबल का, तो हम क्या करते हैं, ऑल का यूज करते हैं। जैसे कि मान लो एम्प्लॉय नाम का कोई टेबल है, एम्प्लॉय डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल, तो उससे क्या होता है कि सारे के सारे रिकॉर्ड आ जाते हैं। लेकिन अगर हमें किसी भी तरह की फिल्टरिंग लगानी होती है, किसी भी तरह की कंडीशन लगानी होती है, तो हम फिल्टर का यूज कर सकते हैं। तो उस दौरान अगर हम करें एम्प्लॉयज डॉट ऑब्जेक्ट फिल्टर, और उसके बाद अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ नेम वही आए कि जिनका नाम अमन हो, देन नेम इज इक्वल टू अमन, तो सिर्फ वही सारे एलिमेंट आएंगे। उसके अलावा गेट का यूज हम तब करते हैं जब हमारे पास किसी भी कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू आनी होती है, किसी को भी मान लो कि अगर आईडी की मदद से हमें उठाना पड़ता है, तब हम गेट का यूज करते हैं। तो मैंने इन तीनों चीजों के बारे में एक्सप्लेन करके उनको उस दौरान बताया था। उसके बाद उनका क्वेश्चन था व्हाट इज अ कमांड टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट एंड टू क्रिएट अ ऐप। तो दोनों की सिर्फ कमांड के बारे में ही पूछा था। तो सबसे पहले मैंने प्रोजेक्ट के बारे में बताया Django-admin स्टार्ट प्रोजेक्ट, और उसके बाद आप कोई भी प्रोजेक्ट नाम दे सकते हैं। और ऐप के केस में Python manage.py स्टार्ट ऐप, और उसके बाद आप ऐप का नाम दे सकते हैं। तो मैंने इन दोनों चीजों के बारे में उनको उस दौरान बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज अ कमांड फॉर माइग्रेशंस इन Django। तो मैंने ये सारी की सारी कमांड्स के बारे में उनको उस दौरान बताया था। मेक माइग्रेशन क्या होती है, माइग्रेट क्या होती है, तो मैंने ये सारी की सारी कमांड को उनको उस दौरान बताया था। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन थे जो कि मुझे फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू में पूछे गए थे। उसके बाद सेकंड राउंड में बहुत ही ज्यादा डिले आ गया था। शायद जिस पोजीशन के लिए मुझे हायर किया जा रहा था उसके लिए शायद किसी और को हायर कर लिया गया था, या फिर वो पोजीशन होल्ड पे चली गई थी। लेकिन बहुत ही ज्यादा डिले हो गया था। 1.5 महीने के बाद मेरा सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू होता है, वो भी एकदम टेक्निकल ही होता था। तो अब बात करते हैं सेकंड राउंड ऑफ डिस्कशन के बारे में। तो अब बात करते हैं सेकंड राउंड ऑफ डिस्कशन के। इस राउंड में मुझसे 2 कोडिंग क्वेश्चन पूछे गए थे और बाकी सारे के सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सबसे पहले बात करते हैं कोडिंग क्वेश्चंस के बारे में, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन था फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फ्रॉम अ लिस्ट विदाउट यूजिंग एनी प्री डिफाइंड फंक्शन। तो इसमें मुझे मैक्स और मिन का यूज नहीं करना था, उनके अलावा मुझे बताना था कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो मैंने इसमें 2 वेरिएबल डिफाइन कर दिए थे, जिसपे मैं एक मैक्सिमम वैल्यू को स्टोर करूंगा, एक मिनिमम वैल्यू को स्टोर करूंगा। तो उसके अलावा मैंने फॉर लूप का यूज करके ये सारी की सारी डिटेल वहां पे निकाली और मैंने ये प्रोग्राम को लिखकर दे दिया। आई होप कि आपको ये समझने में किसी भी तरह की दिक्कत ना हो रही। बहुत ही सिंपल प्रोग्राम उस दौरान लिखकर दिया था। दूसरा क्वेश्चन स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग से रिलेटेड था, जिसमें उन्होंने मुझे एक स्ट्रिंग दे दी थी और मुझे कहा था कि इसका रिवर्स फाइंड करके दो। जैसे कि द सन इज येलो, तो मुझे आउटपुट में रिजल्ट देना था येलो इज सन द। तो इस तरह से मुझे उसको रिवर्स करके बताना था। तो इसके लिए मैंने ये कोड लिखकर दे दिया था। इससे बहुत ही इजीली सब चीजें हो गई। मैंने उनको यही चीज लिखकर वहां पे दे दी। नेक्स्ट क्वेश्चन था टेल मी अबाउट उप्स कंसेप्ट कि उप्स कंसेप्ट के बारे में तुम क्या जानते हो। तो मैंने उस दौरान उनको इनहेरिटेंस के बारे में एक्सप्लेन किया, पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में एक्सप्लेन किया, अब्स्ट्रैक्शन और एनकैप्सुलेशन के बारे में एक्सप्लेन करके बताया। सिर्फ डेफिनेशन ही पूछ रही तो मैंने वही चीज उनको बताई। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ लिस्ट एंड अ डिक्शनरी। तो इसमें मैंने सिंपली डिफरेंस उनको बताया था कि लिस्ट में सारे के सारे एलिमेंट्स होते हैं, वेयरएज डिक्शनरी में की और वैल्यू का पेयर होता है। उसके अलावा आप ये सारे डिफरेंसेस के बारे में भी बता सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन था हाउ एक्सेप्शन इज हैंडल्ड इन पाइथन। तो इसमें मैंने उनको ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स और फाइनली के बारे में बताया था। ट्राई स्टेटमेंट तब लिखी जाती है जब हम चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर कोड उसमें रन हो। अगर मान लो कि उसमें किसी भी तरह की एक्सेप्शन आ जाती है, देन वो एक्सेप्शन हमें एक्सेप्ट में हैंडल करनी पड़ती है। एल्स केस तब चलता है जब मान लो कि किसी भी तरह की एक्सेप्शन नहीं आती, ट्राई के बाद डायरेक्टली कंट्रोल एल्स में चला जाता है। अगर एक्सेप्शन ना आए देन उसके बाद था फाइनली ब्रोक। अगर हम कोई ऐसी चीज चाहते हैं जो कि डेफिनेटली रन करे ही करे, देन उसको हम फाइनली में लिख सकते हैं, क्योंकि इन दी एंड फाइनली डेफिनेटली रन होता है। तो ये सारी की सारी चीजें मैंने उनको इस इंटरव्यू के दौरान बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिलेक्ट रिलेटेड एंड प्रीफेच रिलेटेड। तो इसमें मैंने उनको ये चीज बताई कि मान लो कि हमारे पास कोई ऐसे मॉडल्स है जिनका कनेक्शन एक दूसरे के साथ किसी फॉरेन की के साथ होगा, तो हम कई बार क्या करते हैं कि बार बार हम एक चीज तो ऐसे कर सकते हैं कि बार बार डेटाबेस में हिट करें और उस वहां से रिजल्ट लेकर आए। दूसरी चीज हम क्या कर सकते हैं कि जब हम एक पर्टिकुलर डाटा लोड कर रहे हैं तो हम उसी दौरान दूसरा टेबल भी लोड कर ले, ताकि हमें बार बार डेटाबेस में जाने की जरूरत ना पड़े। तो उस दौरान हम इन दोनों चीजों का यूज करते हैं। तो मैंने उनको यही चीज उस दौरान भी एक्सप्लेन करके बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट डू यू मीन बाय जेंगो ओवरएम। तो मैंने उनको ये चीज बताई कि जेंगो ओवरएम का मतलब है ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर, यानी कि जब भी हमें किसी भी तरह की डेटाबेस रिलेटेड क्वेरीज लिखनी पड़ती है तो हम जेंगो ओवरएम का यूज कर सकते हैं। क्वेरी सेट जो हम जेंगो में यूज करते हैं वो जेंगो ओवरएम पर ही बेस्ड होती हैं, तो हम उन सबको यूज करके किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन डेटाबेस में कर सकते हैं। तो इस पर्पस के लिए हम जेंगो ओवरएम का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मान लो कि जब आप गेट फंक्शन यूज करते हो क्वेरी सेट में और उसको कोई भी पर्टिकुलर रिकॉर्ड ना मिले तो उस दौरान क्या सिचुएशन हो सकती है। मान लो कि एम्प्लॉयज डॉट ऑब्जेक्ट डॉट गेट और आपने आईडी दे दी 1 और वहां पे 1 आईडी एग्जिस्ट ना करती तो उस दौरान क्या होता है। तो मैंने उनको बताया कि एक्सेप्शन रेज हो जाती है, डजंट एग्जिस्ट एक्सेप्शन आ जाती है, यानी कि उसके बाद हमें इस एक्सेप्शन को हैंडल करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन। तो मैंने उनको ये चीज बताई कि ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है हु यू आर और ऑथराइजेशन का मतलब होता है व्हाट परमिशन यू हैव। तो मैंने उनको यही सब बेसिक इन्फॉर्मेशन उनको उस दौरान एक्सप्लेन करके बताई। नेक्स्ट क्वेश्चन था हैव यू एवर स्टार्ट अ प्रोजेक्ट फ्रॉम द स्क्रैच। तो जो भी मैंने प्रोजेक्ट स्क्रैच से स्टार्ट किया था मैंने उनको वो सारा का सारा प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करके दिया कि किस तरह से सबसे पहले मैंने लो लेवल डिजाइन किया, हाई लेवल डिजाइन किया, या फिर क्या क्या चीजें देखने को मिली, डेटाबेस किस तरह से क्रिएट किया, क्लाइंट के साथ किस तरह से बात करता था, डेवलपमेंट किस तरह से की, बैकएंड किस तरह से चल रहा था, फ्रंट एंड किस तरह से चल रहा था। वो सब चीजों के बारे में उनको एक्सप्लेन करके बताया कि मेरा क्या कंट्रीब्यूशन था उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में। तो मैंने वो सारी की सारी चीजें उस दौरान एक्सप्लेन करके उनको बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था एक्सप्लेन योर करंट प्रोजेक्ट इन योर करंट कंपनी। तो जो भी मैं करंट कंपनी में काम कर रहा था, जो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी या फिर जिस भी प्रोजेक्ट पर मैं काम कर रहा था, मैंने उनको सब चीजों के बारे में एक्सप्लेन करके बताया कि ये सब चीजें यहाँ पे होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाई डू यू वांट टू लीव योर करंट ऑर्गेनाइजेशन। तो जो भी मेरा उस टाइम पे रीजन था मैंने उनको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करके बताया कि ये पर्टिकुलर रीजन था जिसके कारण मैं अभी जॉब स्विच करने के बारे में सोच रहा हूँ। पहले सारे के सारे क्वेश्चन थे जो कि मुझे सेकंड राउंड ऑफ डिस्कशन में पूछे गए थे। उसके बाद मुझे एचआर की तरफ से कॉल आ जाता है कि आप इस राउंड से शॉर्टलिस्ट हो जाते हो और आपका एचआर राउंड बहुत ही जल्द करवाया जाएगा। देन अगले ही दिन मेरा एचआर राउंड कंडक्ट करवा दिया जाता है और एचआर में मेन डिस्कशन सैलरी डिस्कशन पर ही चल रही होती है कि सैलरी कितनी तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो, कितना उनका बजट है, वो कितना दे सकते हैं, ये सब चीज़ों पर बात चल रही थी। तो प्रॉपर अगर मैं कहूँ तो ये एचआर राउंड भी सिर्फ और सिर्फ सैलरी डिस्कशन पर ही टिका हुआ। तो इन दी एंड मुझे 3 दिनों के बाद ऑफर लेटर आ जाता है। तो ये सारा का सारा इंटरव्यू एक्सपीरियंस है मेरा एक्कोलेट कंपनी के साथ। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि मैं ऐसी ही वीडियोस आप तक और भी लेके आ सकूं। धन्यवाद।